हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले 11 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। शुरुआत के जो अपन 15 प्रश्न हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के करेंगे, बाकी सारे पार्ट के डिवाइडेशन के हिसाब से प्रश्न हैं वो अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कोर्ब सूत्र में किसने पिरोया है। दोस्तों, ये पोस्ट कोर्ब सूत्र है, ये किसने दिया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था लूथर गुलिक ने। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और इसमें से एक प्रश्न है वो अवश्य पूछा जाएगा इस पोस्ट कोर्ब सूत्र में। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आपको पता होगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, एस का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी वर्ग, डी का मतलब होता है इसमें डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, सी का मतलब होता है दोस्तों इसमें कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑर्डर यानी कि आज्ञा, और आर का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन, और बी का मतलब होता है बजटिंग यानी कि बजट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है। कौन सा एक इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों, यहां पर देखिए कथन, देखिए शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों में मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि दोस्तों वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष होता है। परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। ठीक है, आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ये अध्यक्ष होता है दोस्तों परियोजना परिचालन समिति का। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट के 15 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी के 5 प्रश्न हैं, राजस्थान कला संस्कृति के 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 5 प्रश्न रीजनिंग के, 5 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न हैं वो जनरल साइंस से संबंधित, 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पैटर्न है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा अधिकार यानी कि कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही है। यहाँ पर देखिए इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है साहब, दंड से रक्षा करता है, भाग 17। देखिए इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो भाग 14 है ये दोस्तों प्रवेश के लिए आयु के सबूत का निर्धारण करता है। ठीक है, प्रवेश के लिए आयु के सबूत का निर्धारण करता है, ये अपना इसमें प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत दे रखा है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके भाग 28 है शिक्षकों के निजी ट्यूशन एवं निषिद्ध करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा था दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है।
संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है, तो वो कौन सा विषय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बुक बैंक। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुक बैंक। ये इसमें शामिल नहीं है विषय। बाकी वृक्षारोपण, फर्नीचर निर्माण, विद्यालय साज सज्जा का सामान, ये इसमें शामिल है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए प्रबंधन एक कला है, एक सामाजिक दायित्व है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। आगे देखिए शिक्षा निरीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। शिक्षा निरीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों, ये प्रयोग है ये किया गया 1909 ईस्वी में बोस्टन शहर में इसका प्रयोग किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किसके लिए शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है दोस्तों स्कूली बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्कूली बच्चों के लिए। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए माध्यमिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की गई। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना है, ये स्थापना की गई दोस्तों 1997 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 1997 में। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक के रूप में प्रधानाचार्य का कौन सा कार्य नहीं है? पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक के रूप में प्रधानाचार्य का कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कार्य नहीं है? देखिए स्कूल में गठित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निरीक्षण करना, बिल्कुल सही है, ये प्रधानाचार्य का कार्य है। दूसरा देखिए इसमें स्कूल में भौतिक तत्वों का निरीक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। शिक्षकों के हस्तांतरण नीति की अवलोकन करना, शिक्षकों की हस्तांतरण नीति का अवलोकन करना, ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रधानाचार्य का कार्य नहीं है। बाकी शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का निरीक्षण करना, ये भी दोस्तों इसका कार्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का विकास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का विकास किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 2000 में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्याय 4। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 4। आगे देखिए संस्थागत नियोजन की विशेषता है। संस्थागत नियोजन की विशेषता कौन सी है? तो देखिए सहकारी प्रवृत्ति, अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्यों व लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, ये सभी संस्थागत नियोजन की विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 15 नंबर का प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आधारित है दोस्तों किस पर? तो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न हैं वो अपन राजस्थान भूगोल से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जा गए हैं। बताइए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बोलूँ तो रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को किसके द्वारा यानी कि कौन सी समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 25 सेमी समवर्षा रेखा। और राजस्थान को 2 भागों में 50
सेमी समवर्षा रेखा ये राजस्थान को दो भागों में करती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल को और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो दोस्तों राजस्थान के कौन सी जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है, राजस्थान की। और राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और भरतपुर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नदियों के नाम है वो यहाँ पर दे रखे हैं। अब अपने को यहाँ पर ये बताना है, तो दोस्तों देखिए अरब सागर नदी तंत्र का भाग कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए बनास नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो यहाँ पे मैं बे लिख देता हूँ। साबरमती नदी है ये अरब सागर में जाती है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। पश्चिमी बनास है ये भी दोस्तों किस में जाती है, तो ये भी दोस्तों अरब सागर में जाती है, ठीक है। और कांकणी नदी ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, और माही नदी है ये भी बंगाल की खाड़ी में माही नदी है ये अरब सागर में जाती है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए इसमें साबरमती नदी ये अरब सागर में जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या बताना था कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है इसमें आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए इसमें बनास नदी एक, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक काकणी नदी ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। यानी कि 1 और 4 ये दोनों अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 होना चाहिए। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्रोत है वो है दोस्तों सांबर झील। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस झील से दोस्तों देश का 8.7% नमक है वो बनाया जाता है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीगंगानगर, 10% रही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में रही है 32.5%। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। अब 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 356, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, राय लेगा निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन यानी कि एक धन विधेयक के बारे में सही है। यानी कि कौन सा एक कथन है वो धन विधेयक के बारे में सही है, वो अपने सही नहीं है पूछा है। दोस्तों नहीं है पूछा है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा एक कथन गलत दे रखा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए धन विधेयक, पहला कथन देखिए,
धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। गलत हो जाएगा दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है सर्वप्रथम। तो ये पहला कथन है वो इसमें गलत दे रखा है, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, तो ये सही नहीं है पहला ही ऑप्शन, ठीक है, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिर भी देख लेते हैं, बाकी तीनों सही है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, ये निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए, इसमें कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख है वो दोस्तों इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मेनका गांधीवाद के बाद न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें संविधान संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों किया जा सकता है, ये भी इसमें गलत दे रखा है, यानी कि तीसरा नंबर का गलत है। चौथा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, तो ये भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये दोनों कथन है वो इसमें गलत दे रखा है, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर अपने को सही कथनों को पहचानना था, तो पहला और दूसरा कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 26 से 30 तक अपन जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न करेंगे। देखिए दोस्तों, तप्त स्थल शब्द दिया था, तप्त स्थल शब्द है ये दिया था दोस्तों किसने, तो ये नॉर्मन मेरस ने ये तप्त स्थल शब्द है ये दिया था, ये जैव विविधता से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये जन्मजात रोग है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा, तो पहले की अपेक्षा है ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगना होगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुगना होगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया है ये दे रखी है, लेकिन यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के या की द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की तीव्रता, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आयाम के द्वारा, ठीक है, आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थॉट द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस, बताइए दोस्तों कौन से पार्ट में एरर है। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थॉट द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्लोज आया है, ठीक है, तो क्लोज के साथ में दोस्तों यहाँ पे टू का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग होगा क्लोज टू,
ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर तीसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लोज दे रखा है, ये तीसरे पार्ट में एरर है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर तो ऑर्डर ही देगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे अपने को खालिस्तान है वो भरना है। देखिए, शी हैज बीन इन दिल्ली सिंस 1998, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों इसमें लिविंग आएगा, ठीक है, वह 1998 से दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, तो दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनर का अपने को क्या करना है? प्रयोग करना है। देखिए, देयर आर स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेज, देयर आर, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों मैनी का प्रयोग होगा, दे आर मैनी स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे मैनी इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट सिनोनिम, तो यहाँ पे अपने को समानार्थक शब्द है वो बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेस्पाइस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। तो दोस्तों इसका समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? हेट, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हेट। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मत के, मत प्लस एक के बिल्कुल सही है, ऊहापोह है, ऊह प्लस अपोह है बिल्कुल सही है, अन्वीक्षण, अनु प्लस शिक्षण बिल्कुल सही है, विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, यहाँ पर आस्पद आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, अस्पद की जगह आस्पद आना चाहिए था। आगे देखिए, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों किसका अर्थभेद सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, हरण का मतलब होता है चुराना, और हरिण का मतलब होता है मृग, ठीक है, स्रोत का मतलब होता है धारा, और स्रोत का मतलब होता है दोस्तों कान, द्रव का मतलब होता है तरल, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब यहाँ पे देखिए, चिर का मतलब होता है दीर्घ काल, और चीर का मतलब होता है इसमें वस्त्र, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए, कूटकर्म शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? तो दोस्तों कूटकर्म को यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों फोरगरी, तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सम्मुख का विमुख हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एकमात्र ये सही दे रखा है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, यानी कि किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अन्वय, अनुशासन, अन्वेक्षण, अनुभव, अनुराग और अनुचर, इन तीनों ऑप्शनों के अंदर अनु शब्द का प्रयोग हुआ है उपसर्ग में। यहाँ पे अनुदात के अंदर भी दोस्तों अनु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अनुर्वर दे रखा है, इसमें दोस्तों अन उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न हैं वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है, और 5 प्रश्न आगे रीजनिंग से संबंधित। देखिए यहाँ पे, किस प्रतिबंध के अधीन समीकरणों kx - y = 2 और 6x
-2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होता है। तो दोस्तों इसका अद्वितीय हल है वो क्या होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसका दोस्तों सूत्र होता है a1 बटा b1 a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा k बटा 6 नॉट इक्वल -1 बटा -2। ठीक है, -1 बटा -2। तो यहाँ पर सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा k नॉट इक्वल 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा k नॉट इक्वल 3। तो यहाँ पर नॉट इक्वल कर लेना। ठीक है, k नॉट इक्वल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए बहुपद दे रखा है px बराबर x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्या है। तो दोस्तों इसमें शून्यों की संख्या है। देखिए यहाँ x की उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 है। अतः शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 डेसीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। यह मिट्टी के तेल से भरा है। इस तेल से 25 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर वाले कितने कण स्तर भरे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए माना n कण स्तर भरे जाएंगे। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेमी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बेलनाकार ड्रम का जो आयतन बराबर n इंटू कण स्तर का आयतन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 22/7 इंटू 350। देखिए 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 350/2 इंटू 350/2। ठीक है, इसको काट लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में n यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें कितने कण स्तर भरे जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 1200 कण स्तर है वो भरे जाएंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए माध्य और माध्यिका, देखिए माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो यहाँ पर देखिए माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है। ए बी का पिता है, ए है वो दोस्तों क्या है, बी का पिता है। ठीक है, आगे देखिए बी सी का भाई है, बी है ये सी का भाई है। डी सी की माँ है, तो दोस्तों डी है ये सी की माँ है। तो ए और डी क्या हो गए, इसमें पति पत्नी हो गए। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये तो मैंने अभी बताया था आपको, डी है वो ए की क्या है, पत्नी होगी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है। एच आई जे के एल एम और एन केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त में बैठे हैं। देखिए एच और के का पड़ोसी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए एच और के, दोस्तों एच और के पड़ोसी है एल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल के, ये आपको थोड़ा सा इसमें प्रश्न के अंदर आपको कोमा दिख रहा होगा, ये चीज़ आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। तो एल के पड़ोसी हैं, तो देखिए कितने जने हैं ये, 3 और 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे 7 ऐसे बना लीजिए, 2 4 6 और 1 ये 7। ठीक है, यानी कि 7 कोने बना लिए अपन ने। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एच और के का पड़ोसी है एल, तो यानी कि एल है वो दोस्तों किस में आ गया, यहाँ पर बीच में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एच लिख दिया और यहाँ पे मैंने के लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए एम और जे के मध्य एन नहीं है,
एम और जे के मध्य एन नहीं है, तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे जे आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे एम और यहाँ पर क्या पूछा है इसने, एम और जे के मध्य नहीं है एन। ठीक है, तो दोस्तों एम और जे के मध्य, तो दोस्तों मैं यहाँ पे है वो देखिए जे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जे लिख दिया, एम और जे के मध्य एन नहीं है, तो सॉरी इधर एन आएगा, ये इधर एन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों जे और यहाँ पर मैं एम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए एम एच के तत्काल दाएं हैं, तो बिल्कुल तत्काल दाएं हैं। एन के बाएं दूसरा है, तो दोस्तों एन के बाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। आई एन के बाएं दूसरा है, आई है ये, एन के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पर आई आ गया। अब देखिए निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में के अनुसार देखिए इसमें एच एल, एच और एल ये एकदम देखिए पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेमी के छोटे घन में काटे तो बनने वाले छोटे कोणों की संख्या है वो क्या होगी, तो दोस्तों सीधा सा है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो दोस्तों यहाँ पे 4/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों घनों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 का क्या होगा क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है। देखिए कागज सॉरी कलम कागज, कलम कागज, देखिए जिस प्रकार कलम है वो कागज पर चलती है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए चाकू है वो मांस पर चलता है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न ये देखिए, अब अपने को यहाँ पर मैं सीधा सा आपको बताऊं तो ये प्रश्न दे रखा है PQRST में ठीक बीच में, यानी कि ठीक बीच की आयु का कौन है, ठीक बीच की आयु का कौन है। अब क्या इन दोनों में से उत्तर निकल जाएगा, क्या पहले से ही उत्तर निकल जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है, या दूसरे की जरूरत है, या दूसरे की जरूरत भी नहीं है, तो वो अपने को बताना है। ठीक है, दो में से देखिए इसमें P क्यू से बड़ा, P है ये दोस्तों Q से क्या है बड़ा है। ठीक है, और T से छोटा है, तो और T से इसमें क्या है छोटा है। R S से छोटा है, R है ये S से क्या है छोटा है, लेकिन T से छोटा नहीं है, लेकिन T से छोटा नहीं है, यानी कि ये बन गया दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे ठीक बीच में देखिए टी आ गया इसमें ठीक बीच में, यानी कि अपन पहले से ही उत्तर निकाल सकते हैं, दूसरे की अपने को जरूरत है वो नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि केवल पहला के तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल सेकंड के तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अपना पहला ही सही उत्तर निकल रहा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी, तो दोस्तों ये नागभट्ट ने की थी, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो भील आंदोलन का नेतृत्व है दोस्तों गोविंद गिरी ने किया, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोविंद गिरी ने किया। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, यहाँ पे वंशोदय दे रखा है दोस्तों। देखिए सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, ये ग्रंथ है, ये वंशोदय है, ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी पद्मनाभ का ग्रंथ है, सॉरी हाँ पद्मनाथ ग्रंथ के लेखक हैं कानन, सॉरी इसमें देखिए पद्मनाथ है,
ये देखिए उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ये लेखक इधर आना चाहिए था और इधर ग्रंथ इधर आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कानड़ प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ हैं और सूरज प्रकाश के रचयिता करणीदान है और राजवल्लभ ग्रंथ के रचयिता मंडन है। तो यहाँ पे बाकी तीनों सही दे रखे हैं, यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें निहाल चंद। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निहाल चंद। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? दोस्तों अजमेर में है। जयगढ़ कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? दोस्तों ये घटना है, ये गोहपुर की है। मैंने आपको कल पढ़ाया था फर्स्ट ग्रेड में, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये घटना असम की है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। तो उनके दरबारी कवि कौन है? तो वो है हरिसेन। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि है वो धारण की थी। आगे देखिए, यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है? बंगाल की बाइबल है ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आनंद मठ को बंगाल की बाइबल कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। और ये आनंद मठ किसने लिखी थी? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, ठीक है। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? तो मुगल कालीन विषय यानी कि मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया जाता था, बिल्कुल सही है। स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अलग स्थापित विद्यालय नहीं थे। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, बिल्कुल सही है। धनाढ़ वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा जाता है किसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की? 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? दोस्तों ये आदर्श वाक्य दिया था किसने, बताइए? तो दोस्तों ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये आदर्श वाक्य दिया था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? सही उत्तर हो जाएगा इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों किसने ग्रहण किया बौद्ध धर्म? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ओक्स गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए? दोस्तों इनमें से कथनों पर अपने को विचार करना है। ओक्स गठबंधन
ठीक है। और इससे संबंधित जो ये कथन दे रखे हैं अपने को बताना है कि कौन से कथन है। दो कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटेन द्वारा त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ओक्स का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। ओक्स गठबंधन के तहत तीनों सदस्य देश सुरक्षा और रक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास एवं साझाकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण जैसे प्रयासों को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों हेतु उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनावों के लिए इसकी सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को नामित होने की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो दोस्तों, 90 दिनों में नहीं, 30 दिनों में अपने चुनाव का जो खर्च हुआ है उसका विवरण है वो चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक है, 30 दिनों के अंदर है। यहाँ पे तीसरा नंबर का कथन है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो है राज्य उत्तराखंड। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, भारत रहा है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये खिताब जीता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, M15 प्रोजेक्ट क्या है? M15 प्रोजेक्ट क्या है? दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है, ये पेट्रोल के साथ 15% मिथिलोन का मिश्रण है, ये M15 प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर प्रश्न है, 18 मई 2022 को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में AG पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने की यह शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, ये शक्ति है, ये अनुच्छेद 142 में यह शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाले जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का और 47 कश्मीर क्षेत्र के हिस्सा होंगे, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर अपना काम किया है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2024 तक। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में सही कथन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में सही कथन है, तो वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 24 मई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन
शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। इस सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू हेल्थ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। इसी के साथ दोस्तों ये मैंने आपको 12वां नंबर का मॉडल पेपर है वो करवा दिया है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार। अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।